गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम 12th क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका लास्ट चैप्टर है हमारा मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है चैप्टर का? मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। तो देखिए ह्यूमन सेटलमेंट होती क्या है? वैसे नॉर्मली देखें तो जो जहाँ पर मानव निवास करता है, तो मानव का जो निवास स्थान है उसे ही क्या कहा जाता है? मानव बस्ती कहा जाता है। तो देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या एक शहर कह सकते हैं। यह सभी मानव बस्ती के उदाहरण हैं। तो आपका जो गांव है, जो नगर है या जो शहर है आपका, ये सारे किसके? मानव बस्ती के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन सेटलमेंट के। तो मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है कि वहाँ पर किस प्रकार की बस्तियाँ बसी हुई है। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के वातावरण का मनुष्य के साथ क्या संबंध है। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। तो किसे कहोगे? ह्यूमन सेटलमेंट। ए ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज ए प्लेस इनहैबिटेंट मोर और लेस परमानेंटली, कि एक स्थान जो साधारण रूप से क्या? स्थायी रूप से, कि परमानेंटली वहाँ पर कोई रह रहा, वही क्या कहलाएगी? आपकी ह्यूमन सेटलमेंट कहलाती है। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, कि जो मकान है आप देखते हो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के मकान पाए जाते हैं, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहती हैं। कि उस स्थान पर देखिए मकानों के प्रकार बदलते रह सकते हैं, लेकिन लोग उस स्थान पर बसते रहते हैं। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती हैं, जिनमें निवास कुछ ही समय के लिए, जैसे कि एक ऋतु के लिए होता है, वो कहलाती है आपकी अस्थायी बस्तियाँ। स्थायी बस्ती कौन सी होगी? जहाँ पर आप स्थायी रूप से रह रहे हैं या परमानेंटली रह रहे हैं। और अस्थायी बस्तियां की कुछ समय के लिए रहती हैं, जैसे ऋतुओं के अनुसार जो ऋतु प्रवास करते रहते हैं वो क्या? अस्थायी बस्तियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद है आपका, देखिए तो डेफिनेशन क्या बनेगी मानव बस्ती? कि मानव के निवास स्थान को मानव बस्ती कहा जाता है, जिसमें उसके घर तथा आने जाने के लिए बनाए गए रास्ते और गलियों को शामिल किया जाता है। कि मनुष्य का घर होता है, आने जाने के लिए रास्ते और गलियाँ उसमें शामिल होती हैं। तो आगे बात करें तो जो मानव बस्तियां हैं उनको मुख्य रूप से उनके कार्य और उनके आकृति के आधार पर बांटा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय द्विभाजन। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट टू टाइप है, रूरल अर्बन डाइकोटमी। तो बस्तियों का वर्गीकरण किन आधार? एक ग्रामीण और एक नगरीय, दो तरह से इनका विभाजन करते हैं हम। यह सभी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय व ग्रामीण आधार पर होता है, परंतु हम किसी को ग्राम कहें एवं किसको नगर, इस पर कोई एक मत नहीं है। कि इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ रूरल एंड अर्बन। कि एक रूरल, एक ग्रामीण कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है? अर्बन कहा जाता है। लेकिन किसको हम गाँव कहें और किसको शहर कहें, इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग मतभेद हैं। यद्यपि जनसंख्या इसका एक मापदंड हो सकती है, कि हम जनसंख्या के आधार पर किसी भी एक क्षेत्र को तो गांव कह सकते हैं, किसी की एक को नगर कह सकते हैं। जैसे जहां पर कम जनसंख्या उसको गांव की संज्ञा दे सकते हैं, जहां पर ज़्यादा जनसंख्या उसे नगर की संज्ञा दे सकते हैं। परंतु इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, पर यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत और चीन में जो गने बसे गांव हैं, कि हमारे यहाँ पर जहाँ पर गांव में बहुत ज़्यादा, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनमें कई ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या पश्चिम यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से भी अधिक है। कि भारत और चाइना में कुछ गांव की जनसंख्या इतनी अधिक है, उतनी जनसंख्या तो आपको जो वेस्टर्न यूरोप है और जो यूएसए है उसके नगरों से भी अधिक मिलेगी। कि वहाँ के नगरों में तो जनसंख्या कम है और उससे अधिक जनसंख्या तो हमारे कई गाँव में है। तो इस आधार पर भी जो बस्तियों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। एक समय था जब गांवों के निवासियों का मुख्य उद्यम क्या? कृषि करना या प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना था। तो जो गांव के लोगों का मुख्य उद्यम मतलब कि ऑक्यूपेशन क्या है आपका? प्राथमिक गतिविधियां, प्राइमरी एक्टिविटी है। परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती है, तथापि वे गाँव में रहना पसंद करते हैं।
देखिए पहले क्या था, मेनली जो गांव में लोग रहते थे वो क्या करते थे, प्राइमरी एक्टिविटी करते थे मोस्टली आपकी। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आ गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, इस तरह की हम कैसे जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन इत्यादि, ये प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल होता है, ये करते थे। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री की जो नगरीय जनसंख्या, जो अर्बन पॉपुलेशन है, वो क्या करती है, अपना जो भी वर्क है, एक्टिविटी, वो तो कर रही है आपके शहरों में, लेकिन रहने कहाँ जाती है, वो गाँव में जाती हैं। अतः गांव और शहरों के आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या द्वितीयक और तृतीय गतिविधियों से संबंधित होता है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो गांव एवं शहरों के आधारभूत अंतर क्या है कि नगरों और शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों से संबंधित होता है। सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है और टर्सरी में आपकी जो सर्विस सेक्टर उससे रिलेटेड एक्टिविटी आती हैं। इसके विपरीत गांव में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, मछली पकड़ना, फिशिंग, लकड़ी काटना, लंबरिंग, खनन, माइनिंग, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि से संबंधित होता है आपका। तो ये मेन डिफरेंस हो गया कि जो आपके गाँव हैं वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी की जाती है और जो शहर हैं वहाँ पर आपकी सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी की जाती है। तो ओवरऑल रूप से देखें तो मानव बस्तियों को हमने दो भागों में बांटा है। पहली थी आपकी ग्रामीण बस्तियाँ, दूसरी थी रूरल सेटलमेंट हो गया, और दूसरी हो गई नगरीय बस्तियाँ, अर्बन सेटलमेंट। तो मानव बस्तियों को दो रूपों में, ग्रामीण और नगरीय बस्ती के रूप में विभाजित किया जाता है, लेकिन इसका कोई पर्याप्त सर्वमान्य आधार नहीं है कि जिसके आधार पर बस्तियों की एक परिभाषा दी जा सके। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे भारत और चीन जैसे अधिक आबादी वाले देश हैं, उनमें जो गाँवों की जनसंख्या है उसकी तुलना में जो यूरोप और अमेरिका के जो नगरों की जनसंख्या वो भी कम रह जाती है। तो इस आधार पर सभी देशों में गांव और नगरों के वर्गीकरण का आधार अलग अलग होता है। तो इन्हें गांव और नगरों को मुख्यतः उनके कार्यों के आधार पर बांटा जाता है। जैसे कि गाँव की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या अधिकतर प्राइमरी एक्टिविटी करती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में हमने देखा क्या क्या हो गया, मछली पकड़ना, कृषि, खनन, लकड़ी काटना, पशुपालन, ये शामिल होता है। जबकि नगरीय जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित होती है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर विभेदीकरण अधिक अर्थपूर्ण है। क्या है कि जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उसके आधार पर ही इनमें जो डिफरेंस करना सही है, क्योंकि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों द्वारा किए गए कार्यों के पदानुक्रम में समानरूपता नहीं है। अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहाँ पर पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है कि जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं तो उनको क्या, निम्न श्रेणी का कार्य। जबकि भारत में जो पेट्रोल पंप कहाँ मिलेंगे, नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है कि हमारे यहाँ पर मोस्टली नगरों में ही पेट्रोल पंप मिलते हैं। यहाँ तक कि एक देश के अंदर ही कार्यों का स्तर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है, कि एक देश में ही क्या है, कार्य के अनुसार डिफरेंस हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के गाँव में पाई जाती हैं वैसी सुविधाएं विकासशील और अल्प विकसित देशों के गाँव में बिल्कुल मुश्किल से मिलती है या दुर्लभ है। कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, डेवलप्ड इकनॉमी है, वहाँ के जो भी विलेज हैं वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके अपोजिट जो आपके डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ के गाँव में वो सुविधाएँ मिलना बिल्कुल मुश्किल होती है। तो ये था आपका बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण और नगरीय द्विभाजन। तो हमने पढ़ा है कि मुख्यतः कार्य के आधार पर किया जाएगा आपका, जैसे गाँव में अधिकतर प्राइमरी एक्टिविटी और शहरों में सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी की जाती है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक छूट गया हमारा पीछे, वो है उपनगरीकरण किसे कहोगे। उपनगरीकरण, सब अर्बनाइजेशन। तो इट इज़ ए न्यू ट्रेंड। क्या है, यह एक नई प्रवृत्ति बन गई है अब, जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ और खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, देखिए शहर में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से लोगों को क्या, रहने की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
तो लोग क्या करते हैं, शहर के आसपास के क्षेत्रों में, जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ से निकलकर शहर के आसपास वाले खुले और स्वच्छ क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर अपना रहना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते हैं। तो देखिए काम कहाँ कर रहे हैं, ये अपना जो वर्क है वो करते हैं शहरों में, और काम के बाद वापस कहाँ चले जाते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर ये रह रहे हैं, जहाँ पर स्वच्छ वातावरण है, को खुले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। तो डेली क्या करते हैं, काम के लिए शहर में आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। रहने का स्थान कहाँ है, बाहर। तो जो बाहर वाला एरिया वो क्या कहलाता है, सब अर्बनाइजेशन कहलाता है। तो क्या बना कि उपनगरीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग शहर के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जाकर रहते हैं और यह क्षेत्र शहरी क्षेत्र के पास होते हैं। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के समीप उपनगर की स्थापना होती है, जिसे उपनगरीकरण या सब अर्बनाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम अर्बन सेटलमेंट। डेफिनेशन, नगरीय बस्ती किसे कहेंगे, एक डेफिनेशन दी गई है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मोस्टली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि नगरीय बस्ती या अर्बन सेटलमेंट किसे कहेंगे भारतीय जनगणना के अनुसार। तो इसका क्या बनेगा, ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कंटेनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, कि सभी स्थान जहां पर नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट एरिया मतलब कि जो आर्मी वालों के होते हैं ना, या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो। पहली कंडीशन तो ये थी, क्या होना चाहिए, नगरपालिका निगम हो, छावनी बोर्ड हो, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो, ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी थी मिनिमम पॉपुलेशन 5000 पर्सन, तो कम से कम 5000 व्यक्ति वहाँ निवास करते हो, दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्कर आर इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कि जो 75% 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, लगे हो, कि 75% से अधिक लोग इसमें गैर कृषि कार्य में लगे हो। फोर्थ कंडीशन क्या रखी है, फोर्थ कंडीशन है आपकी कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है एटलीस्ट 4000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, की जो जनसंख्या का घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ऐसे स्थान या क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अर्बन सेटलमेंट या नगरीय बस्ती कहा जाता है। तो 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती की क्या परिभाषा दी गई, इसमें पहली दी गई क्योंकि वे सभी स्थान जहां पर नगरपालिका निगम या कंटेनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो। दूसरी कंडीशन, कम से कम 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हों। तीसरी कंडीशन, वहां पर जो मेल पॉपुलेशन है उसके 75% जो मेल या पुरुष हैं वो गैर कृषि कार्य में, कि प्राइमरी एक्टिविटी को छोड़कर सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली कौन सी भी एक्टिविटी में लगे हम। उसके बाद फोर्थ थी जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। तो इन ऐसे स्थानों को ही भारत में क्या कहा जाता है, नगरीय बस्ती कहा जाता है। देखिए वैसे तो अगर बात करें 5000 व्यक्ति की, तो हमारे कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां 15-15, 20-20 हज़ार लोग भी रहते हैं, लेकिन वहां पर क्या नगर पालिका नहीं मिलेगी आपको, या कंटेनमेंट बोर्ड नहीं मिलेगा, या 75% से अधिक जो भी मेल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर को छोड़कर अदर एक्टिविटी में लगी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए नगरीय बस्ती की जो डेफिनेशन ये भारतीय जनगणना के अनुसार दी गई है। उसके बाद बात करते हैं बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप की। तो बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाएगा, उनकी जो आकृति है, उनकी जो शेप है और उनका जो पैटर्न है उसके आधार पर किया जाता है।
आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आकृति या प्रतिरूप, शेप और पैटर्न के आधार पर मानव बस्तियों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहली है आपकी सहत बस्तियाँ। सहत बस्तियाँ इसे कह सकते हैं कॉम्पैक्ट और न्यूक्लियर सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सहत बस्तियाँ जो हमारे नॉर्मल गांव में होती हैं या जो शहरों में होती हैं, उस प्रकार की बस्तियाँ सहत बस्तियाँ या कॉम्पैक्ट या न्यूक्लियर सेटलमेंट कहलाती हैं। कॉम्पैक्ट की बात करें तो मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई। तो ये बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ होती हैं जिसमें मकान एक दूसरे के बिल्कुल समीप बनाए जाते हैं। और इस तरह की बस्तियों का विकास कहाँ होता है? नदियों या उनके सहारे जो उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में होता है। यहाँ रहने वाले लोग क्या करते हैं? मिलकर रहते हैं और लगभग एक जैसे व्यवसाय ही करते हैं, जैसे कृषि और पशुपालन इत्यादि। तो देखिए पढ़ते हैं, इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। तो आप अपने आसपास देख सकते हो मोस्टली ऐसे ही मिलेंगे। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहता है और उनके व्यवसाय भी एक जैसे होते हैं, जैसे कृषि करते हैं या पशुपालन। हमारे आसपास के एरिया में सहत बस्तियाँ ही पाई जाती हैं, क्योंकि हम क्या है, ये जो आपके गंगा वगैरह के मैदान हैं उन्हीं के भाग हैं हमारे भी। अब क्षेत्र जो गंगा के जो उपजाऊ मैदान हैं उन्हीं के भाग हैं आपके। गंगा हो गई, आपकी यमुना हो गई, तो इनके जो नदियां हैं, इनकी सहायक नदियों के उपजाऊ क्षेत्र हमारे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? सहत बस्तियाँ पाई जाती हैं। दूसरी होती है आपकी प्रकीर्ण बस्तियाँ। प्रकीर्ण मतलब डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो प्रकीर्ण अब एक दूसरे के पास पास का अपोजिट क्या होगा? एक दूसरे से दूर दूर मकान होगा। तो प्रकीर्ण बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ होती हैं, इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। तो प्रकीर्ण बस्तियाँ क्या होगी? जिनमें मकान दूर दूर बने होते हैं और ये मकान खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और यहाँ रहने वाले लोग किसी बाजार या सांस्कृतिक स्थल या हम कह सकें किसी पूजा स्थल के सहारे एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो इस तरह की बस्तियाँ मोस्टली कहाँ मिलेगी आपको? प्रकीर्ण बस्तियाँ हैं जो आपको ये या तो आपके जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर, या हम भी देखते हैं आसपास जब भी किसी गांव के लोग किसी अपने खेतों में रहने लग जाएं तो खेत बड़े बड़े मिलेंगे उनके। तो बड़े बड़े खेतों में क्या है? एक दूसरे से सटे हुए मकान तो हैं नहीं, दूर दूर हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रकीर्ण बस्तियाँ कहलाती हैं। इसका देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया, पहाड़ी क्षेत्रों का दिया गया। इसमें क्या देखिए, मकान क्या है? एक दूसरे से, ये देखिए ये प्रकीर्ण बस्तियों का एग्जाम्पल दिया गया। इसमें देखिए एक मकान यहाँ पर है, फिर कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ बने हुए हैं, कुछ यहाँ। क्या क्या है? इससे क्या पता चल रहा है? कि मकान एक दूसरे से दूर दूर स्थित हैं। तो इन्हें कहेंगे हम प्रकीर्ण बस्तियाँ या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। कि दी हाउसेज इन दीज सेटलमेंट आर फॉर ए पार्ट एंड आर ऑफ्टन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई फॉर्म्स। कि जो मकान एक दूसरे से दूर दूर इसमें बने होते हैं आपके। ग्रामीण बस्तियों के भी एग्जाम्पल दिए गए थे इसमें कुछ। तो देखिए ये थी हमारी दो तरह की बस्तियां। तो देखिए ये दिए गए थे सहत बस्तियों के उदाहरण। ये हैं आपकी सहत बस्तियां। इसमें देखिए मकान एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ही थे, ये कहलाती है सहत बस्तियां। और दूसरी जिसमें मकान क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, ये वाली कहलाती है आपकी प्रकीर्ण बस्तियां। तो ये थे आपके बस्तियों के प्रकार। की कुछ हो सकती हैं आपकी कौन सी? सहत बस्तियाँ, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। दूसरी हो सकती हैं आपकी प्रकीर्ण बस्तियाँ, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब आगे बात करते हैं हम ग्रामीण बस्तियों की, कि ग्रामीण बस्ती किसे कहेंगे। ग्रामीण बस्ती की बात करें तो एक डिफरेंस भी देख लेते हैं एक बार, सहत बस्ती और जो हमारी प्रकीर्ण बस्ती, उनमें क्या क्या डिफरेंस थे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में। पहला जो आपकी सहत या गुच्छित बस्तियाँ, यह बस्तियाँ उपजाऊ मैदानों या नदी घाटी में विकसित होती हैं। इनके अपोजिट अगर बात करें प्रकीर्ण बस्तियों की, तो यह बस्तियाँ कहाँ? पर्वतीय
या उच्च भूमि के क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा डिफरेंस देखें तो जो सहत बस्तियां हैं, लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर कृषि होता है। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा लकड़ी काटना आदि होते हैं। तीसरा डिफरेंस देखें, जो सहत बस्तियां हैं, इस प्रकार की बस्तियों में मकान छोटे होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में मकान खुले होते हैं और रहने का स्थान अधिक होते हैं और मकान एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जो सहत बस्तियां हैं वहाँ पर खेत छोटे मिलेंगे, जो प्रकीर्ण बस्तियां वहाँ पर खेत बड़े होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो सहत बस्तियां हैं पानी के निकास की सुविधाएं कम होती हैं, गलियां गंदी मिलती हैं। जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं बस्ती साफ़ सुथरी होती है, पानी के निकास की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस है, जो सहत बस्तियां हैं लोग मिलजुल कर एक समान कार्य करते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में लोग अपना अलग अलग जीवन जीते हैं, अपने अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये था सहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्तियों में डिफरेंस। आगे बात करते हैं हम ग्रामीण बस्ती की। ग्रामीण बस्ती किसे कहोगे? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आपका रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण बस्ती किसे कहोगे? कि ऐसी बस्ती जो आकार में छोटी होगी और अधिकतर इन बस्तियों में क्या कार्य किए जाएंगे? प्राथमिक कार्य किए जाएंगे। जैसे हम अपने गांव का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो क्या साइज़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो नगरीय बस्ती से या नगर से छोटी होती है। आपके शहर से छोटा है ना आपका गांव, तो वो क्या कहलाएगी? ग्रामीण बस्ती कहलाती है, आकार में छोटी हैं। और अधिकतर आपके गांव में क्या कार्य करते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है कि आप सभी लोग क्या हैं? खेत हैं आपके, खेती करते हैं। तो जैसे क्या क्या काम होते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में? कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य और पशुपालन इत्यादि किए जाते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार छोटा होता है और ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो ये थी आपकी ग्रामीण बस्तियाँ। अब बात करते हैं कि कौन से फैक्टर जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग दी रूरल सेटलमेंट। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं जल आपूर्ति की। देखिए, अगर जल आपूर्ति की बात करें तो जल हमारे जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। साथ ही जो प्राथमिक कार्य, कृषि से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं या जो भी प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कृषि हो गया, आपका मछली पकड़ना होगा, इन सभी के लिए क्या पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ग्रामीण बस्तियों को नदियों, झीलों एवं झरनों आदि के आसपास ही देखा जाता है। तो देखिए पढ़ते हैं। साधारणतः ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों या जलराशियों जैसे नदियाँ, झीलों, झरनों इत्यादि के समीप होती हैं, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों या नदी के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। कि क्या होता है, कई बार लोगों को पानी नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, असुविधाजनक स्थानों पर, पानी के कारण असुविधाजनक स्थानों पर बसने को मजबूर हो जाती हैं। तो अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धता अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं। फार्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ते हैं। नाव चलाने योग्य नदियों एवं झीलें जल यातायात के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। तो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या हो गया? जल की आपूर्ति। कि जहाँ पर अच्छी मात्रा में जल पाया जाएगा, ग्रामीण बस्तियाँ उसी के आसपास बसती हैं। इसका कारण क्या है कि वहाँ पर जो भी एक्टिविटी, जो भी कार्य किए जाते हैं, उनके लिए जल की आवश्यकता होती है। चाहे बात करें हम कृषि की, खेतों में देने के लिए पानी की आवश्यकता है, चाहे हम बात करें वहाँ पर मछली पालन की, उसके लिए आवश्यकता है, चाहे बात करें हम वहाँ पर जो भी अन्य व्यवसाय किए जाते हैं उनसे संबंधित। तो जो जल आपूर्ति है ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करती है। दूसरी है आपकी भूमि। तो मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। क्योंकि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वहाँ पर मुख्यतः क्या व्यवसाय है? प्राथमिक क्रियाएं, मतलब कि कृषि की जाती है। तो यहाँ मनुष्य उस जगह का चुनाव करेगा जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त एवं उपजाऊ होती है। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्रों में बस्तियाँ नहीं बसाई जाती, जबकि देखिए यूरोप के जो दलदली क्षेत्र है या निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर
पानी वगैरह ज़्यादा चढ़ा रहता है, तो वहाँ पर क्योंकि कृषि कार्य नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर आपकी बस्तियाँ नहीं बसाई जाती। अन्य जो क्षेत्र बच गए हैं वहाँ पर बस्तियाँ बसाई जाती है। जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो हमारे भारत वाला एरिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जैसे आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये वाले एरिया आते हैं, बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ में रहने वाले लोग क्या करते हैं, नदी घाटियों के निम्न भागों एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियाँ बसाते हैं। कि जो नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्र है वहाँ भी आपको बस्तियाँ मिलेंगी, और जो समुद्र के तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी बस्तियाँ पाई जाती है। क्योंकि जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर क्या नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते हैं। तो ये था भूमि कि ग्रामीण बस्तियों का संबंध कृषि से होने वाले जो उपजाऊ फसलें हैं उनसे हैं। तो इसलिए जो ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ बसेगी, जहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होगी उसके आसपास ही पाई जाती है। तो उदाहरण के लिए हमने देखा कि यूरोप के जो उपजाऊ मैदान है वहाँ पर अधिक ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसकी तुलना में यूरोप के जो दलदली क्षेत्र हैं या निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर बस्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके विपरीत अगर बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया की, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में अधिक आबादी होने के कारण क्या है, उपजाऊ मैदान है। इसके साथ साथ तटवर्ती क्षेत्र भी ग्रामीण बस्तियों को देखा जा सकते हैं, क्योंकि यह जगह चावल की कृषि में अत्यधिक सहायक होती है। तो तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है आपका उच्च भूमि के क्षेत्र। तो जैसे बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है तब, तो बाढ़ जैसी समस्या से बचने के लिए मानव अपने आवासों को कहाँ बसाता है, ऊंचाई वाले स्थानों पर ही बसाता है, अपलैंड। तो मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना कि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिन के निम्न भागों में बस्तियां नदी वेदिका या तटबंधों पर बसाई जाती हैं। कि जो रिवर ट्रेंचेज होती हैं कि ढाल नुमा होती है, तो ढाल के ऊपर वाले भागों या बिल्कुल नदी के किनारों पर तटबंध होते हैं वहाँ पर ही बसाई जाती है। नदी के नीचे वाले भागों में जो बस्तियाँ नहीं बसाई जाती, क्योंकि जो ऊपर वाले भाग हैं वो क्या शुष्क बिंदु होते हैं। उष्ण कटिबंधीय देशों में दलदलीय क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाती हैं, जिससे वे बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किससे मकान बनाए जाते हैं, मोस्टली अपने मकान किस में बनाते हैं, स्तंभों पर। देखिए ये बनाया गया जैसे लकड़ी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वर्षा अधिक होती है, दलदलीय क्षेत्र अधिक हो जाते हैं, बाढ़ पानी आता रहता है, खड़ा रहता है, तो इसलिए ये जो लकड़ी है, लकड़ी के स्तंभों के ऊपर ही अपने मकान बसाते हैं। तो इस तरह जो उच्च भूमि के क्षेत्र भी बस्तियों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है गृह निर्माण सामग्री। तो मानव बस्तियों को गृह निर्माण सामग्री भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर और अन्य घर बनाने की सामग्री उपलब्ध हो जाती है वहाँ मानव बस्ती आसानी से बसाई जा सकती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे चीन के लोयस क्षेत्र, वहाँ पर कंदराओं में मकान बनाए जाते हैं, गुफाएं हैं उनके आसपास मकान बनते हैं। दूसरा है जैसे अफ्रीका के सवाना प्रदेश है वहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते हैं। तीसरा है जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो है, वो जो आपके ग्लेशियर हैं, हिमखंड हैं, उनमें अपने मकानों का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। तो देखिए पढ़ते हैं, ये है हमारी गृह निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल। तो मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं वहीं मनुष्य वहीं अपनी बस्तियाँ बसाता है। वनों को काटकर प्राचीन गांवों को बसाया गया जहाँ लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में थी। इसके एग्जाम्पल जैसे चीन के लोयस क्षेत्र में वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते हैं। अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते हैं, कि जो बर्फ़ है बर्फ़ को खोदकर वहाँ पर एक गोल आकृति नुमा बर्फ़ के मकान का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इग्लू। इग्लू कौन बनाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के एस्किमो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो सुरक्षा। तो देखिए जब कोई भी बस्ती की स्थापना की जाती है किसी मानव की, तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर ही की जाती है। ऐसे में चाहे वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हो या युद्ध हो या पड़ोसी देश की सीमा लगती हो आसपास, तो इन असुरक्षित क्षेत्रों से दूर ही गांव की स्थापना की जाती है। कि राजनीतिक अस्थिरता है वहाँ पर भी कोई अपना रहना पसंद नहीं करेगा, या युद्ध वाला क्षेत्र हो या पड़ोसी देश की सीमा वहाँ पर भी रहना पसंद नहीं करेगा, तो इन सबसे दूर ही गांव की स्थापना
कहीं पहाड़ियों या द्वीपों पर की जाती है। जैसे भारत के कई गांव क्या है, ऊंचे स्थानों या पहाड़ियों पर ही स्थित हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गाँव को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। जैसे नाइजीरिया में खड़े इन सैलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर जो दुर्ग हैं, कि जो अधिकतर आप देखते हैं पुराने समय वाले किले मिलेंगे आपको, तो वो कहाँ बसे मिलेंगे, वो ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित होते थे, कि ताकि जब भी अपने दुश्मन आक्रमण करें या विदेशी आक्रमण करें तो वहाँ तक पहुँचने में उन्हें कठिनाई हो और वहाँ उनका अच्छी तरह से सामना किया जा सके। तो ये थे आपके ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी नियोजित बस्तियाँ, प्लान्ड सेटलमेंट। नियोजित बस्तियाँ किसे कहोगे? तो देखिए, इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। ग्रामवासी द्वारा स्वतः कि अपने आप जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिकृत की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे क्या, आवास की, पानी की और अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित किया जाता है। तो इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना, भारत में जो इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरीय बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो नियोजित बस्तियां क्या होती हैं, कि ऐसी बस्तियां जिनकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। अक्सर लोग जिन भूमि क्षेत्रों पर निवास स्थान के रूप में नहीं रहते या निवास स्थान नहीं बनाते, ऐसी भूमियों पर सरकार क्या करती है, सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर देती है। जैसे पानी पहुंचा दिया, रोज़गार दे दिया, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, शिक्षा की सुविधाएं दे दी, लोगों के लिए मकान बना दिए। तो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराकर नियोजित बस्तियों की स्थापना करती है। इसका एग्जाम्पल है इथोपिया में जो है आपके जो ग्रामीणीकरण किया गया उसकी योजना बनाई गई, और भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास किया गया। देखिए, अगर बात करें इंदिरा गांधी कैनाल की, तो जो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत की एक मुख्य नहर है, और बात करें तो ये राजस्थान की प्रमुख नहर है। राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे हम कह सकते हैं। तो यह राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी भाग में बहते हैं, उत्तरी पश्चिमी भाग में बहती है। जो इंदिरा गांधी नहर है ये सतलुज और व्यास नदियों का जो संगम होता है वहाँ पर हरीके बांध बना हुआ है, हरीके बांध से निकाली गई है, जो पंजाब से बहती हुई, कुछ पंजाब में बहती है, कुछ 120-30 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद यह राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान के तकरीबन 8 से 10 जिलों में यह बहती है। और राजस्थान की मुख्य जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वो इस नहर के साथ साथ ही पाए जाते हैं। और अब इस नहर के साथ साथ ही आपकी जो नियोजित बस्तियों का निर्माण हो गया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो उसमें हम पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट पैटर्न, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप क्या हैं और ग्रामीण बस्तियों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो जल्दी मिलते हैं सेकंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।